हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने वर्क सिंप्लीकेशन पढ़ा था, यानी कि कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण से पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि हैवी वर्क या मध्य हैवी वर्क या हैवी वर्क में कौन कौन से कार्य आते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे कार्य सरलीकरण की तकनीक। तकनीक में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की तकनीक होती है, नंबर एक औपचारिक, नंबर दो अनौपचारिक। औपचारिक में हमने पढ़ा था संज्ञाजाल, ग्राफ, स्टॉपवॉच, माइक्रोमोशन, मल्टीमैन, प्रोसेसिंग चार्ट। ये सब हमने कल डीपली पढ़ लिए थे, लेकिन इसी में एक टॉपिक बचता है जो आपका 2021 क्वेश्चन 20 ईयर्स के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। आप सभी को याद होगा, क्वेश्चन आया था कि 8 अनुपात 8 क्या है, या इसका संबंध किससे है, क्या है, या ये क्या सिद्धांत है इसका, या इसका संबंध किससे है। 8 अनुपात 8, जैसे कि आप समझते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि वो काफी डीपली अगर हम जाएंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन मैं उसका मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। ये 8 अनुपात जो 8 अनुपात सिद्धांत है, ये कहाँ से लिया गया था। ये ब्रिटिश काल में जब उद्योग मतलब हमारी जो लेबर थी, काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने एक हड़ताल कर दी थी, जो कल कारखानों वगैरह में काम करते थे। उन्होंने एक हड़ताल कर दी थी, क्यों? क्योंकि उनसे काम ज्यादा कराया जा रहा था और काम के बदले वेतन उनको कम दिया जा रहा था, यानी कि एनर्जी ज्यादा उनकी वेस्ट हो रही थी, अर्निंग कम हो रही थी। तो उन्होंने इस नारे को उठाया था 8 अनुपात 8 यानी कि 8:8 8:8 का एक नारा उन्होंने उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि वो चाहते थे कि उनको उनके काम या मजदूरी के हिसाब से वेतन मिले या आराम करने का समय मिले। अब 8 अनुपात आपकी अवधारणा जो है, वो अगर क्वेश्चन पूछता है कि 8 अनुपात 8 की अवधारणा कहां से ली गई, तो ब्रिटेन से ली गई। ये ब्रिटेन से लिए गए। ब्रिटेन के जो राजशाही परिवार हुआ करते थे, यानी कि जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल वाले लोग होते थे, उनके घर अब कोई भी काम करने वाला नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि जहाँ पे क्रांति चल रही थी, तो क्रांति में सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम के लिए लगा दिया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें जो है बाल श्रम आदि, बाल मजदूरी, इस तरह की ज्यादा भुखमरी, ज्यादा मतलब चीजें देखने को मिली। तो इसका इफेक्ट यही आया था कि जो वहां के शाही परिवार थे, उनके जो घर में नौकर चाकर थे, वो काम भी बंद हो चुका था। तो शाही परिवार की जो महिलाएं थी, या उन कहो कि शाही परिवार के जो लोग थे, उनको कार्य सरलीकरण सिखाया जा रहा था, यानी कि वर्क सिंप्लीकेशन हम उनको, वो लोग उनको सिखा रहे थे। लेकिन तब वो 24-24 घंटे फुल डे काम कर रहे थे। तो उस काम से मजदूरों को आजाद पाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक हड़ताल रख दी। हड़ताल रखते समय उन्होंने ये नारा उठाया कि 8 अनुपात 8 का। अब आप पूछेंगे कि 8 अनुपात 8 क्या है। 8 का मतलब, जैसे कि मैं पिछली भी क्लास में बता चुकी हूँ, कि चाहे कोई अमीर, गरीब, राजा, पीएम मोदी हो या फिर भिखारी हो, सभी के पास इक्वलेंट क्या होता है, समान समय क्या होता है, सामान्य होता है समय, यानी कि सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स में से जो उनके 8 घंटे थे, 8 घंटे उन्होंने क्या कहा कि हम 8 घंटे काम करेंगे ओनली। 8 घंटे कैसे करेंगे, मतलब कि पर डे 8, एवरी डे 8 आवर्स काम करेंगे। लेकिन अब आप ये सभी जानते हो कि हमारे यहाँ क्या है, हम लोग पूरे 6 डेज वीक का 6 डेज वर्क करते हैं और संडे हमारा ऑफ होता है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री देखे जाए, तो वहां से वीक के 5 डेज काम होता है, वीक में ओनली 5 डेज वर्क करते हैं। तो 5 डेज के कैलकुलेट उन्होंने किया, 8 × 5 कितना हुआ, 45 हो गया। यानी कि वो सिर्फ 5 दिन में कितना करेंगे, 45 घंटे काम करेंगे। तो ये इसको 45 घंटे का भी बोला जाता है, इसको साप्ताहिक के नाम से, इसके कुछ उपनाम है, वो मैं अभी बताऊंगी। तो इस एक 8 का लॉजिक तो ये था कि वो सिर्फ कितना 8 घंटे काम करेंगे पर डे। अगर कैलकुलेट किया जाए 5 डेज से, 5 डेज क्यों वर्क करेंगे, क्योंकि वहां एक ट्रेडिशन है कि वहां सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वर्क होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इसी में उन्होंने
कैलकुलेट कर दिया, यानी कि वो एक वीक में 45 घंटे काम करेंगे। अब बचे आपके ये 2 8, एक 8 ये, एक 8 ये, इनका क्या यूज है? एक 8 यानी कि 8 घंटे उनके मनोरंजन के हैं, एंटरटेनमेंट के हैं। इन 8 घंटे में वो अपना एंटरटेनमेंट करेंगे, और ये 8 घंटे आपके बचे। इस 8 घंटे को किस यूज के लिए उन्होंने रखा? ये उन्होंने अपने रेस्ट के लिए रखा, आराम के लिए रखा। तो इसका यूज अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8:8:8 अगर वो पूछता है तो क्यों पूछता है। इसकी अवधारणा ब्रिटेन से उठी, किन से? जो उद्योगपति क्रांतिकारी थे, वो जो लेबर्स थी, उन्होंने उठाई। एक नारा दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो 24x27 वर्क कर रहे थे, जिसके हिसाब से उन्हें पगार भी इतनी नहीं मिल रही थी और बाल श्रम वगैरह अधिक देखने को मिल रहे थे, परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही थी। तो उस परेशानी से परेशान होकर उन्होंने आंदोलन किया। आंदोलन क्यों किया गया? जो राजशाही परिवार की महिलाएं थी या राजशाही परिवार के जो लोग थे, उनको सिर्फ वर्क सिंप्लीकेशन सिखाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि लोग सब क्रांतिकारी उसमें लगा दिए गए थे। तभी ये इन्होंने एक नारा उठाया था, इससे परेशान होकर, कि 8x8 यानी कि 8 घंटे वो काम करेंगे, 8 घंटे वो आराम करेंगे, 8 घंटे वो मनोरंजन करेंगे। इसको कुछ उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे इसको 8 घंटे प्रतिदिन, इसके कुछ उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे 8 घंटे प्रतिदिन, या फिर 45, ये 5 डेज जो आपके आ रहे हैं, यानी कि 5 डे यानी कि सप्ताह, सप्ताह के 5 दिन आ रहे हैं, तो इसको आप 5 डे वर्क के नाम से भी जान सकते हैं, या वीक में मतलब सप्ताह, साप्ताहिक से भी जान सकते हैं, या फिर ये आपके जो 45 आवर्स आ रहे हैं, 45 घंटे, तो इसके नाम से भी आप इसको जानते हैं, यानी कि 40 घंटे का भी इसको बोला जाता है, कि 40 घंटे प्रति सप्ताह का क्या मतलब है या किसका नाम है। 8-8 रेसो को 40 घंटे प्रति सप्ताह के नाम से भी वो डिनोट कर सकता है। 5×8 = 40, यहाँ पे सही कर लेना ये। चालीस दिन के यानी कि 40 घंटे प्रति सप्ताह के नाम से भी जानते हैं इसको हम। अब अगर आप इसको देखें तो इसका क्या है, इसका मैंने बता दिया कि ये 3 चीजों का, यानी कि एक ये 8 घंटे काम के, ये 8 घंटे मनोरंजन के, और ये 8 घंटे आराम के। इसके बाद इसी में एक आपका नया टॉपिक कोऑर्डिनेट होता है, उसके लिए जिसको हम बोलते हैं श्रम दक्षता शास्त्र भी कहते हैं, श्रम दक्षता भी कहते हैं। इसके क्वेश्चन आपने को प्रीवियस में देखने को मिलेंगे। वैसे पहले मैं इसको एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक साइड है, इसमें एक वर्ड आता है हमारा इंग्लिश का, एग्रो अर्बोनोमिक। अर्बोनोमिक यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र भी इसको कहते हैं। इसमें हमारे कार्य करने की सही दिशा को हम पढ़ते हैं। सही दिशा यानी कि हमारी बॉडी के लिए कौन सी चीजें या कौन सी दिशा में हमें काम करना चाहिए, किस दिशा में हमारी बॉडी मूव करनी चाहिए, हमारे लिए कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। इसमें एक चीज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस नॉमिक्स। एग्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है काम करना, और नॉमिक्स का जो अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक नियम। नेट जीआईसी वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीजीटी वगैरह में भी आ जाता है। तो एग्रो का मीनिंग हुआ आपका काम करना, और नॉमिक का हुआ प्रकृति का नियम।
आप सभी को पता है कि जो चीजें प्राकृतिक तरीके से बनी हुई हैं वो हमें प्राकृतिक तरीके से ही यूज करनी चाहिए। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दोनों ही शब्द जो हैं ग्रीक भाषा के हैं, एग्रो और नॉमिक, दोनों ही इसके हैं। इसमें मैंने आपको एनर्जी में पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण का भी पढ़ाया था, तो वो गुरुत्वाकर्षण इसी में है। हिंदी में इसको श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। एग्रो यानी कि काम करना, नॉमिक्स यानी कि प्राकृतिक नियम। इसके साथ इसमें क्वेश्चन आपको आता है कि मानव और मशीन का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? मानव और मशीन का जो अध्ययन किया जाता है, मशीन द्वारा कार्य किया करने का अध्ययन, वो एग्रोनॉमिक के अंदर किया जाता है या श्रम दक्षता के अंदर किया जाता है। इसमें क्या कहते हैं, इसको उपनाम से भी जानते हैं। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? कार्य की, या फिर श्रम दक्षता, या फिर मानव कारक, अभियांत्रिक, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसकी कुछ पोजीशन होती हैं जो करेक्ट और इनकरेक्ट। इसमें क्या है, ये तो इसका बेस था कि एग्रोनॉमी किस भाषा का बना हुआ है। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर इसको साफ करेंगे। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस नॉमिक। एग्रो का मीनिंग होता है काम करना, नॉमिक्स का होता है प्राकृतिक नियम। हिंदी में इसको श्रम दक्षता शास्त्र भी कहते हैं, या फिर सुकार्यकी कहते हैं, या श्रम दक्षता भी कहते हैं, मानव कारक अभियंत्री भी कहते हैं। अब आता है कि इसका किसमें गुरुत्वाकर्षण लगता है या इसकी सही पोजीशन क्या होती है, किस हिसाब से किस पोजीशन में हमें काम करना चाहिए एग्रोनॉमी में, ये देखते हैं। इसमें कुछ पिक्चर आपको दी गई है, ये करेक्ट पोजीशन है, ये इनकरेक्ट पोजीशन है। जब आपने देखा होगा कि आप वर्क करते हैं, अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, अपनी क्लास में करते हैं, या नॉर्मली पढ़ाई भी करते हैं, तो आप अपनी जो स्टडी टेबल होती है उस पर झुककर बैठते हैं, जैसे कि आपकी कमर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कैसे बैठते हैं, कोई सामान आपको उठाना है तो आप फोर्सफुली बैंड हो जाते हैं। जब आप आगे की तरफ बैंड होते हैं तो क्या वो आपकी सही पोजीशन होती है? तो इसमें यही बताया गया है कि खड़े होने की ये ये देखिए, इसमें ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसकी जो ये पीठ है ये कितनी इसने आगे की तरफ झुकाई हुई है, तो इसका सही खड़ा होने का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, जो उसकी पोजीशन जो होती है, पोस्चर जो होता है। फिर एक है हमारा आगे दौड़ना, ये इसमें देखिए ये दौड़ रहा है, इसकी पीठ और उसके पैर का गैप में साफ, यानी कि अगर आपको चलना है तो अगर मैं वॉक कर रही हूँ, चल रही हूँ, खड़ी हूँ, दौड़ रही हूँ, तो अपनी जो मेरी बैक है, पीठ है, वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। सेकंड, ये स्टडी कर रहा है, देखो इसकी स्टडी में कितना बैंड पड़ रहा है इसकी कमर पे, जबकि हमें बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ के अपना वर्क करना चाहिए। किसी भी चीज को सामान उठाना, कोई भारी सामान आपको उठाना है, इज नॉट राइट। क्यों? क्योंकि वो देखो अब इसने कोई सामान उठाया तो उठाने के लिए क्या है, बिल्कुल पिक्चर में क्लियर है, वो बैंड हो चुका है, बिल्कुल झुक चुका है नीचे की तरफ, जबकि इसका सही पोस्चर क्या है, सही पोस्चर है थोड़ा सा घुटने के बल बैठकर फिर उस सामान को उठाना। फिर है आपका नेक्स्ट, ये कभी नहीं भूलना, डोंट फॉरगेट, क्या नहीं भूलना चाहिए, ये देखिए लड़की खड़ी है, फिर ये दौड़ रही है, फिर ये चल रही है, कैसे, तो इसकी सही पोजीशन क्या है, ये है। इसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट ऑफ, ये पोजीशन हम इसके अंदर एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं कि किस पोजीशन, कौन सी हमारे लिए सही पोजीशन है, कौन सी हमारे लिए गलत पोजीशन है। फिर इसके बाद हमारी आते हैं बेनिफिट्स ऑफ एग्रोनॉमिक, यानी कि सही पोजीशन कौन सी होती है, बेनिफिट ऑफ एग्रोनॉमिक्स, इसकी सही पोजीशन क्या है।
ये सही पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट कोई भी वर्क करती हुई महिला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इससे हमें क्या-क्या बेनिफिट होते हैं सही पोजीशन यूज करने से, सही दिशा में काम करने से। सबसे पहले होता है इसमें क्या, इम्प्रूव योर पोस्चर, यानी कि जो काम करने का आपका तरीका है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है। आफ्टर देन इम्प्रूव योर प्रोडक्शन, यानी कि आपकी जो जनन प्रक्रिया होती है, उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, अगर आपके पोस्चर सही होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। जब आप स्वस्थ होंगे, आपकी जन्म प्रक्रिया सही होगी, या आप एक हेल्दी शरीर आपके पास होगा, तो आपकी इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो होता है काम करने का, वो मतलब बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो रूटीन से सही होगा। अगर आपके सारे पोल्स सही होंगे और आपका ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा होगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, हेल्दी होंगे। इससे क्या होगा, जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो आपकी एनर्जी, ऊर्जा जो है वो इंक्रीज होगी। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपनी एनर्जी कम करनी है, किस तरीके से। लास्ट 2 डेज से हम एनर्जी की क्लास ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपका जो डिस्कम्फोर्ट से वो थोड़ा सा मतलब सही होगा, यानी कि अगर आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपको अगर आदत पड़ चुकी है कि आपको तो झुक के ही काम करने में, बैठ के लेट के पढ़ने में मजा आ रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद आपका होगा रिलीविंग स्टेप, जो है आप अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, सही पोस्चर से काम करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेस से, यानी कि जो आपको एक परेशानी सी होती है, जो ट्रेस रहता है, उन सब से आपको आजादी मिलेगी, और आप एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी फील करेंगे। इसके बाद ये आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपके कल तकनीकी में बच गए थे, तो आज मैंने कंप्लीट करा दिए। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आई होपफुली के 12th की क्लास में देखने को मिलेंगे, अगर किसी ने 12th की होम साइंस की बुक पढ़ी है तो। इसके बाद अब हम अभी प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच।